एक सुरक्षित पर्यावरण दे पाएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, कुशल मंगल होंगे। करते हैं फटाफट देश विदेश भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम, कहाँ होगी बारिश, क्या रहेगा सोना चांदी का भाव, वो तमाम जानकारी इस बुलेटिन में। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 23 अप्रैल को चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान बजरंग बली की पूजा की जाती है। पूर्णिमा तिथि मंगलवार को पूरा दिन पूरी रात पार करके बुधवार सुबह 5:19 तक रहेगी। 23 अप्रैल को पूरा दिन पार कर भोर 4:56 तक वर्ज योग रहेगा। साथ ही मंगलवार रात 10:32 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। बिहार, झारखंड समेत इन राज्यों में लू का अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में बरसेंगे बादल। जाने देश के मौसम का हाल मौसम विभाग के मुताबिक। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जो हमने मौसम बताया था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फबारी होने के आसार भी। इसके अलावा ओडिशा, बिहार, झारखंड में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। देश के मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने से ठंडक बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में लू का प्रकोप है। मौसम विभाग की माने तो 23 अप्रैल को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की भी संभावना है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी होने के भी आसार बताए गए हैं। इसके अलावा ओडिशा, बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात करें देश के मौसमी जो गतिविधियां हैं उसके बारे में, तो मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और उससे सटे उत्तरी पाकिस्तान पर औसत समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर ऊपरी स्थित है। वहीं चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वोत्तर असम और इससे जुड़े इलाकों पर है। एक ट्रफ रेखा पूर्वी बिहार से पूर्वोत्तर असम पर बने चक्रवाती परिसंचरण तक फैली हुई है। कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम? जी हाँ, देखिए हमारी पूरी खबर, पूरी अपडेट के साथ हम बताएंगे आपको कि आपके शहर का मौसम क्या रहेगा। इसके अलावा एक ट्रफ रेखा विदर्भ से मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र होते हुए कर्नाटक, गोवा तट के पूर्व मध्य अरब सागर तक फैली हुई है, जो समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। एक ट्रफ रेखा जो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक से दक्षिणी तमिलनाडु तक फैली हुई है। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 22 अप्रैल से उत्तर पश्चिमी भारत के पास पहुंचेगा। दिल्ली का मौसम, दिल्ली में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहां कई इलाकों में तड़के सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग का कहना है कि 22 अप्रैल को दिल्ली में हल्की बारिश होने के आसार भी हैं और वो बूंदाबांदी भी यहां पर आज देखने को मिली। आईएमडी के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।
वहीं आपको न्यूनतम तापमान के बारे में बता दें, 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना बताई गई है। देश के मौसम का हाल, जी हाँ, मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान 22 से 26 अप्रैल तक के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि 22 व 23 अप्रैल के बीच उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में गरज बिजली और तेज हवाओं के 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ बारिश हो सकती है। अब करते हैं खबरों की तरफ रुख। क्या रहा भारत और देश विदेश की वो तमाम खबरें, बने रहे हमारे साथ। एक्सिस माई इंडिया एक प्रमुख सर्वे एजेंसी है, ने फर्जी जनमत सर्वेक्षण वायरल होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज की। इस फर्जी सर्वेक्षण में बीजेपी को कोई बहुमत नहीं, एनडीए को थोड़ी बढ़त दिखाया गया था। एजेंसी के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा कि उनकी कंपनी केवल एग्जिट पोल और पोस्ट पोल अध्ययन करती है, ओपिनियन पोल नहीं। उन्होंने इसे विपक्षी दलों द्वारा चुनावी लाभ के लिए किया गया अवैध कृत्य बताया। पुणे के खेड़ तालुका में स्थित दक्षिणा फाउंडेशन, जो एक कोचिंग सेंटर है जहां गरीब छात्र आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, वहां शनिवार को खाद्य विषाक्तता की घटना सामने आई। इस सेंटर में 60 छात्र इसके शिकार हुए। पुणे ग्रामीण पुलिस इस घटना की जांच कर रही है, जो पुणे शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा पुणे जिले में एक अन्य निजी कोचिंग सेंटर के लगभग 50 छात्र भी खाद्य विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। यह सेंटर भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता और यहाँ 500 से अधिक छात्रवासी रहते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल में तिरुवनंतपुरम में एक राजनीतिक अभियान को डांस पार्टी में बदल दिया। एक वीडियो में उन्हें फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के जय हो गाने को गुनगुनाते, ताली बजाते और नाचते हुए दिखाया गया है। राजनयिक से राजनेता बने थरूर का मुकाबला केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। तिरुवनंतपुरम, जो एक सुंदर बैकवाटर, प्राचीन समुद्र तटों और ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के लिए जाना जाता है, केरल की 19 अन्य लोकसभा सीटों के साथ 26 अप्रैल को वोट डालने के लिए तैयार है। एक दर्शक सफेद कुर्ता पहने थरूर को महिलाओं और बच्चों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ऑस्कर विजेता धुन का आनंद लेते देखा गया है। ये हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। इनकी अंग्रेजी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। अब इनका डांस भी वायरल हो रहा है। थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है। प्रचार के दौरान थरूर लोगों के साथ खूब नाचे। भारतीय चुनाव आयोग, जिसका नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, साथी आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू कर रहे हैं, ने सोमवार को एक बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान अनुमानित अधिक सामान्य तापमान और गर्मी की लहरों से उत्पन्न चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। 7 चरणों की मतदान प्रक्रिया में से 6 और चरण बाकी होने के साथ आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर गर्मी से संबंधित जोखिमों को कम करने और चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए रणनीतियों पर विचार किया। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त के श्रीनिवास रेड्डी ने एएसआई उमा देवी को निलंबित किया, जिन्होंने भाजपा उम्मीदवार माधवी लता को गले लगाया था। यह घटना तब हुई जब माधवी लता सैदाबाद थाने क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रही थी। इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। पहले माधवी लता ने रामनवमी पे एक मस्जिद की ओर काल्पनिक तीर चलाकर विवाद उत्पन्न किया था। शेख इमरान की शिकायत पर उनके खिलाफ बेगम बाजार थाने में मामला दर्ज हुआ है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पर्यावरण के प्रति सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने समाचार एजेंसी सिन्हुआ के माध्यम से एक पोस्ट में कहा है कि यह दिन हमें हमारे ग्रह की रक्षा की साझा जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और हमें अपने कार्बन और पर्यावरणीय फुटप्रिंट को कम करने का प्रण लेना चाहिए। फरीदाबाद में एक दुखद घटना में अंकिता नाम की एक लड़की की मौत सड़क हादसे में हो गई। जिस दिन उसकी शादी थी वह अपने 2 भाइयों और सहेली के साथ बाहर गई थी जब उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा गई। अंकिता की मौत अस्पताल में हो गई जबकि उसके भाई और सहेली को दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। अंकिता मुथूट फाइनेंस में काम करती थी और उसके चाचा सियाराम सिंह ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नई दिल्ली में भाजपा ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर शिक्षक भर्ती घोटाले में भ्रष्टाचार की संलग्न होने का आरोप लगाया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने टीएमसी पर भी कटाक्ष किया और आरोप लगाया कि शिक्षक भर्ती में मेरिट लिस्ट बदलने के लिए पैसे लिए गए। आप नेता संजय सिंह की प्रधानमंत्री की आलोचना पर भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि संजय सिंह स्वयं एक्सपोज हो गए हैं। আর রাজনাথ সিংকে আমি বলবো আমার মুখ বেশি খুলবেন না, মুর্শিদাবাদের অনেক কেস আমি জানি। আপনি কালকে বলে গেছেন মমতাজি কেতনা মাইকি লাল, এই ভাষায় বলে গেছেন। বাংলার লোকেরা এই ভাষা বলে না। আমি শুধু আপনাকে বলবো আগে নিজের গদিটা বাঁচান, তারপরে আমাদের এখানে এসে দালালি করবেন বিজেপি। আপনি কতটা আদর পান, কতটা সমাদর পান, বিজেপি তো আপনাকেই পাত্তা দেয় না। আজকে বড় বড় কথা বলছেন, আপনার জন্যেই অত্যাচারী মোদি আজকে ভারতবর্ষের গদিতে বসে আছে। लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने सूरत में अपने उम्मीदवार मुकेश दलाल की बिना किसी विरोध के जीत का जश्न मनाया। यह तब हुआ जब कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र को उनके प्रस्तावकों द्वारा हस्ताक्षर न करने के दावे के कारण अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस के वैकल्पिक उम्मीदवार सुरेश पडसाला का नामांकन भी अस्वीकार किया गया, जिससे पार्टी सूरत की दौड़ से बाहर हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ प्रधी ने कहा कि हस्ताक्षर असली नहीं लग रहे थे। भाजपा के चुनाव एजेंट दिनेश जेधानी ने आपत्ति उठाई, जिसके बाद यह जांच हुई। कुम्हानी के बचाव और हस्तलेख विशेषज्ञों को शामिल करने के सुझाव के बावजूद निर्णय अटल रहा। कांग्रेस पार्टी अपने वकील बाबू मांगूकिया के माध्यम से इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने का इरादा रखती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की सत्यता को चुनौती दी है। उन्होंने जेल अधीक्षक को एक पत्र लिखकर अपनी निराशा व्यक्त की है, जिसमें उनके इंसुलिन की मांगों के बारे में किए गए बयानों पर आपत्ति जताई गई, जो एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे। केजरीवाल का कहना है कि जेल अधीक्षक द्वारा किए गए दावे झूठे हैं और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे प्रतिदिन इंसुलिन की मांग कर सके, अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन ना मिल सके, इसके लिए पूरा षड्यंत्र रचा। ग्रेटर नोएडा में सोमवार को एक महिंद्रा मराजो कार में आग लग गई। कार चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। यह घटना एलजी गोल्ड चक्कर के पास सूरजपुर इलाके में हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घटना में किसी की जान नहीं गई। पुलिस के अनुसार ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। फसल उठान के लिए प्रतिदिन फर्म अनुसार होगा क्रम निर्धारित। अब खबर चरखी दादरी से। जिला मंडियों से सरसों और गेहूं के उठान के लिए आड़तियों की फर्म के अनुसार प्रतिदिन वाहनों का क्रम निर्धारित किया जाएगा, जिसको मार्केट कमेटी के नोटिस बोर्ड पर हर रोज
चस्पा किया जाएगा। इस क्रम के अनुसार ही आढ़तियों की फर्म से फसलों का उठान होगा। फसल उठान में तेजी लाने के लिए यह निर्णय लिया गया। इसके बाद अगर ठेकेदार या आढ़ती इस क्रम को तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। प्रधान सचिव देवेंद्र कल्याण ने जिला मंडी का दौरा कर समस्या सुनते हुए निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से जिला के सभी मंडियों के बारे में रिपोर्ट ली और कहा कि सभी मंडियों से अगले 2 दिन में 50% फसल उठान होना चाहिए। इसके लिए वाहनों की संख्या बढ़ाई जाए। जिले के सभी अधिकारी मंडी में फसल खरीद के कार्य को प्राथमिकता देकर व्यवस्था करवाएं ताकि किसानों सहित आढ़तियों को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मंडी के दौरे के दौरान उन्होंने दुकानों पर जाकर फसल खरीद का जायजा लिया और उसके बाद आढ़तियों से बातचीत की। इस दौरान सामने आया कि उठान के लिए आने वाले वाहन बिना किसी क्रम के उठान कर रहे हैं, जिसके कारण परेशानी आ रही है। इस पर प्रधान सचिवा ने निर्देश दिए हैं कि मार्केट कमेटी और आढ़ती एसोसिएशन के साथ मिलकर तुरंत एक कमेटी बनाई जाए और यह कमेटी फसल उठान के लिए पहली खरीद की गई फसल के आगरने पर प्रतिदिन वाहनों के क्रम का निर्धारण करे और उसकी सूचना आढ़तियों को दे। साथ ही क्रम को हर रोज मार्केट कमेटी के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाए। उन्होंने कहा कि आगे इस क्रम के अनुसार ही आढ़ती फर्मों से फसल का उठान हो। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंडी में आ रही समस्याओं को लेकर दौरा किया गया है और किसानों आढ़तियों की बात को सुना गया है। इस मामले एवं मुद्दे सामने आए हैं जिनके समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दिक्कतों का समाधान निकालने की कोशिश भी जल्द ही मंडी में बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी। पारडा में उन्होंने कहा कि आज आढ़तियों ने नई मंडी को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसे वे कल ही सक्षम अधिकारी के पास सिफारिश सहित पहुंचा देंगे। उपायुक्त मनदीप ने प्रधान सचिव को बताया कि जिला प्रशासन की ओर से मंडी में किसानों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं और वे स्वयं मंडी का दौरा करती रहती हैं। शुरुआत में टोकन कटने में काफी समय लगता था, इसलिए व्यवस्था में बदलाव कराया गया और अब किसानों को ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ता। रिकॉर्ड के अनुसार दादरी मंडी में फसल की ज्यादा आवक है और उसी के अनुसार उठान कार्य में तेजी लाने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। मुख्यालय के आदेशों के अनुसार मंडी में फसल उठान के लिए वाहनों की संख्या को बढ़ाने के भी निर्देश दिए जा चुके हैं। बारडा के बस स्टैंड को प्राथमिकता से किया जाए खाली। प्रधान सचिव ने बारडा में जाकर मंडी और बस स्टैंड परिसर का भी जायजा लिया। उन्होंने बस स्टैंड पर डाले जा रहे गेहूं को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए और कहा कि यहां से उठान करते हुए इस परिसर को प्राथमिकता के आधार पर खाली करवाना सुनिश्चित करें। किसानों के समरूप उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खातों को लिंक करने को लेकर परेशानी आ रही है, उन किसानों की समस्या को दूर करने के लिए एसडीएम कार्यालय में विशेष व्यवस्था करें। सरकारी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग की अनुमति नहीं होगी। निजी भवन पर भी पोस्टर आदि लगाने से पहले भूस्वामी की लेनी होगी अनुमति। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता को जिला में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। सार्वजनिक संपत्ति यानी सरकारी अर्ध सरकारी संपत्ति पर चुनाव से संबंधित वॉल पेंटिंग करने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। ऐसा करने के आरोपी के विरुद्ध डिफेंसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान जिला में आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए अधिकारियों की गठित की गई सर्विसलेंस टीमों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं सरकारी भवन की दीवार पर चुनावी नारे लिखे नजर आते हैं तो संबंधित राजनीतिक पार्टियां लिखवाने वाले कार्यकर्ता के खिलाफ संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। ऐसे मामलों में पूरी सख्ती बरती जाएगी।
उन्होंने ये भी कहा कि निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने के लिए संपत्ति मालिक की लिखित में पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। निजी संपत्ति पर वॉल पेंटिंग करने वाले पेंटर को अपना नाम व मोबाइल नंबर भी पेंटिंग के नीचे लिखना होगा। किसी निजी भवन पर पोस्टर बैनर लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति नहीं ली गई है तो वह अपने क्षेत्र के एसडीएम कम एआरओ ऑफिस में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मतदाता ही लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी है। पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक बनवा सकते हैं वोट। लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता है, इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो ये तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवा लें ताकि चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। नागरिक 26 अप्रैल 2024 तक अपना वोट बनवा सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडीपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति बीएलओ निर्वाचन पंजीयन अधिकारी सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म 6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जो डाउनलोड किए जा सकते हैं। वोट बनवाने के लिए 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो अपने निवास और आयु के प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 19950 पर संपर्क कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर ही किया जा सकेगा मताधिकारी का प्रयोग। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। इसके लिए प्रत्येक मतदाता ये सुनिश्चित कर ले कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है केवल यही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र एपिक नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है। यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो वह भी वोट डाल सकता है, बशर्ते उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।